चलो, तो आज हम लोग XRD का प्लॉटिंग सीखेंगे, ठीक है, यूजिंग ओरिजिन। तो सबसे पहले तो हमें ओरिजिन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिन आप लोग वर्जन 8.5 से ऊपर वाला ही आप हमेशा रखिएगा, ठीक है, ताकि उसमें मैक्सिमम चीज़ें अपडेटेड मिलेंगी, ठीक है। लेटेस्ट टाइप के आपके अपग्रेडेड वर्जन्स में आपके कई सारे एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। पहले जब मैं स्टार्टिंग में यूज़ करता था तो ओरिजिन 6 मैंने यूज़ किया था 2016-17 में। तो उस टाइम में ओरिजिन 6 भी काफ़ी मतलब कि नया जैसा ही लग रहा था, लेकिन उसके कई सारे ऐसे चीज़ थे जो कि अब ओरिजिन 8.5 या 9 में काफ़ी हद तक उसको इम्प्रूव किया गया है, ठीक है। तो टेक्निकल डिटेल्स सॉफ्टवेयर की हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे समझ जाते हैं कि ओरिजिन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपका कंप्लीट जो है ना ग्राफिकल एनालिसिस को स्टडी करते हैं, ठीक है। मतलब ग्राफिकल एनालिसिस लाइक कोई भी आप किसी भी तरह का, जैसे कि हम लोग मटेरियल साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादातर जो भी XRD के ग्राफ हुए हैं या फिर FTIR, UV विजिबल या तरह तरह के जो भी ग्राफिकल डेटा को प्लॉट करना रहता है ना, तो ये प्लॉट करने का एक सॉफ्टवेयर है बस। और प्लॉटिंग के बाद से हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। तो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे ओरिजिन, ये ओरिजिन 8.5 मेरे पास है, ठीक है। ये अभी खुल रहा है। इसको खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बेसिकली ओरिजिन 8.5 जब भी खुलेगा ना, तो इसी तरह से ये आपका दिखेगा, ठीक है। ये आपका मतलब कि करीब करीब एक्सेल के तरह ही दिखेगा। यहाँ पे 2 कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस का है, ये वाई एक्सिस का है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे आपको जो भी डेटा पॉइंट्स रखने हैं आप वो यहाँ पे रख लेते हो, वाई एक्सिस पे जो भी डेटा पॉइंट आपको रखना है वो यहाँ पे रख लेते हो, ठीक है। और जब भी आपको प्लॉट करना रहता है तो आप एक साथ कंट्रोल दबा के दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे आप प्लॉटिंग के कई सारे ऑप्शंस है। ग्राफ प्लॉट आपका मतलब लाइन वाइज, डॉटेड प्लॉट, या फिर आपका ये बार ग्राफ के फॉर्म में, तो तरह तरह के ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो मैं एक कोई सिंपल सा दिखा देता हूँ। सिंपल सा प्लॉट दिखाने से पहले मतलब कि आपको ये कोई भी एक सैंपल का ले लो, जैसे कि यहाँ पे 15 मिनट RGO, ठीक है। ये इसका एक XRD चंदन ने किया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जो 2 पॉइंट्स चाहिए वो ये है। ये आप लोग को दिख रहा है ना, ये ए में, ये ए वाला जो कॉलम है जिसमें 5, 5.02, 5.04, 5.06, ये जो हमारा ए जो है ना, ये बेसिकली 2 थीटा वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। XRD में आप लोग को पता होगा कि मतलब कि XRD के कोई भी ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्स एक्सिस पे आपका रहता है 2 थीटा का वैल्यू जो कि डिग्री में रहता है, और वाई एक्सिस में रहता है आपका इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये चंदन ने हमारे ही सेंटर से उन्होंने ये डेटा मतलब कि पहले से ही उन्होंने ये एनालिसिस करवाया था XRD का, तो उनको ये एक रॉ डेटा मिल रखा है, ठीक है। अब इसको अगर मैं क्या करूं, ये पहला वाला लाइन का तो वैसे ज़रूरत है नहीं, इसको आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, ये कंप्लीट कॉलम को कॉपी कर लिया, ठीक है। और इसको मैं अब यहाँ पे ओरिजिन वाला जो फाइल है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल V दबा दिया। कंट्रोल V दबाते ही आप देख सकते हो कि ये कंप्लीट आपका ये वाला कॉलम कंप्लीट पेस्ट हो गया, ठीक है। आपको चेक करना है कि पूरा का पूरा आया है कि नहीं, तो आप इसको नीचे तक ला के देखो कि ये कहाँ तक गया है, ठीक है। ये कंप्लीट आप देख सकते हो कि 4253 यानी कि 4253 पे सबसे लास्ट 90 डिग्री पे ये कर रहा है। तो यानी कि जो हमारा जो डेटा जो है वो 5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। अब इसको आपको मैच करना हो अगर ओरिजिनल एक्सेल फाइल से, हालांकि आपको जो ओरिजिन का डेटा मिलता है वो ओरिजिनल एक्सेल फाइल में ना मिलके आपको टेक्स्ट फाइल में मिलता है, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल से आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है बेसिकली, मतलब इंपोर्ट करना पड़ता है।
ये ओरिजिन सॉरी एक्सेल फाइल में। तो आप लोग को ये क्लियर है कि कोई भी टेक्स्ट फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं? एनीवन? कंप्यूटर साइंस वाले शायद ज़्यादा समझते होंगे। टेक्स्ट फाइल को एक्सेल में कैसे इंपोर्ट किया जाता है आप लोग को आता है ना? आवाज़ नहीं आ रही है किसी की भी। हेलो? नहीं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, उसको भी मैं बता दूंगा कि वो वाला एक पार्ट, मतलब ये पार्ट जो है ना, मतलब सिंपल आपको मैं करके ही दिखा दूंगा कभी। ये पहले बताने के बाद मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है? तो सिंपली आप यहाँ पे समझ जाओ कि अगर आपके पास एक्सेल फाइल है, ठीक है, एक्सेल फाइल में ये दो दिया हुआ है, तो आपको बारी बारी से इन दोनों को कॉपी ही करना है, ठीक है? यहाँ पे कंट्रोल सी दबा दिया, ये कंप्लीट कॉलम कॉपी हो गया, ठीक है? इसके बाद से आप यहाँ पे जा रहे हो और ये कर्सर फिर इसको एकदम पहले वाले पे लेके आओ, ठीक है? और यहाँ पे कंट्रोल वी दबा दो। अभी आप देखोगे कि ये ऐसे हैश जैसा ये मतलब कि नंबर आ रहा है, ठीक है? इसको थोड़ा सा आप ऐसे एक्सपेंड करोगे ना तो ये एक्चुअल नंबर दिखेगा, ठीक है? तो ये इंटेंसिटी का बेसिकली वैल्यू है जो कि आपके डेसिमल के बाद से 5 डिजिट तक गया है, ठीक है? और यहाँ पे आपका जो एक्स एक्सिस पे जो 2 थीटा का वैल्यू है वो कितना कितना बढ़ रहा है? 0.02। तो 0.02 डिग्री ही एक स्टेप में बढ़ रहा है, यानी कि इसका स्कैनिंग रेट क्या है? 0.02 है, ठीक है? तो ये मतलब कि काफ़ी, हम लोग कह सकते हैं कि काफ़ी लो स्कैन पे इसको किया गया है, ठीक है? वहीं आपका 5 के बाद से अगर 5.4 डायरेक्ट रहता तो यानी कि ये आपका स्कैन रेट ज़्यादा है। इसको इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है? ये दो, इसका तो कोई ज़रूरत है नहीं तो इसको डिलीट ही कर दें, ठीक है? ये आप लोग को दिख रहा है ना? तो ये एक्स एक्सिस में हमारा 2 थीटा का वैल्यू है, ठीक है? वाई एक्सिस में हमारा इंटेंसिटी का वैल्यू है। अब हमें करना कुछ भी नहीं है, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे क्लिक किया, अब कंट्रोल दबा के आप ये इस वाले कॉलम को भी सेलेक्ट कर लो, ठीक है? ये सेलेक्ट हो गए। अभी तक मैंने कंट्रोल दबा रखा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लास्ट में कॉर्नर पे ये वाला दिख रहा होगा, एक लाइन दिख रहा होगा, ठीक है? ये लाइन प्लॉट के लिए है। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो ये आपका प्लॉट आ गया, ठीक है? ये प्लॉट आ गया। तो ये प्लॉट क्या है? बेसिकली ये वाई एक्सिस पे जो है आपका इंटेंसिटी दिखा रहा है और एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहा है? 2 थीटा का वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है बेसिकली, अब ये ग्राफ तो प्लॉट हो गया है, ठीक है? लेकिन ग्राफ प्लॉट हो जाने के बाद से इसमें कई सारे चीज़ और भी हमें ऐड करना पड़ता है। मतलब चीज़ों को जैसे क्या कहते हैं, सजाने की कोशिश करते हैं ना हम लोग। सभी को अपने लाइफ में यार सजना संवरना अच्छा लगता है, मतलब सबको ही चाहता है कि मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से दिखे। तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन सभी को अच्छा लगता है, मतलब कि अच्छा लुक होना चाहिए। तो इसी तरह से ग्राफ को भी हमें कोशिश करना चाहिए कि उसका लुक जो है काफ़ी अच्छा दिखे, ठीक है? तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि इसको थोड़ा सा मतलब इसका मेकअप करना पड़ेगा, सिंपली समझो तो, ठीक है? ये आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? आप लेफ़्ट क्लिक से आप ये वाला एक्सिस को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ से जैसे ही आप यहाँ पे जैसे आप राइट क्लिक करोगे ना, ठीक है? ये वाला पहले आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है? लेफ़्ट क्लिक से ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है? अब यहाँ से सीधे राइट क्लिक करो तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्केल का, ठीक है? स्केल का ऑप्शन आएगा। अगर आप चाह रहे हो कि स्केल को चेंज करना थोड़ा बहुत आगे पीछे, वो भी कर सकते हो। टिक लेवल्स को आप चेंज करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। कोई आया है शायद, कोई आया है क्या? चंदन आया है। हेलो चंदन, चलिए कोई बात नहीं है, चंदन वो देखेंगे। हाँ, तो ये आपने देख लिया, यहाँ पे ऑप्शन आता है स्केल सेट करने का, ठीक है? तो आप यहाँ पे स्केल आप देख सकते हो। फ्रॉम क्या लिखा है? -1000 टू फ्रॉम 14000 लिखा है। तो देखिए ज़्यादा हमें डेटा पॉइंट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मतलब कि डेटा पॉइंट्स तो हैं लेकिन स्केल का जो हम लोग चाह रहे हैं कि इंक्रीमेंट जो है ना वो ज़्यादा रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको अच्छे तरीक़े से रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है? तो आप यहाँ से -1000 टू 14000 तो है ही, इंक्रीमेंट आप यहाँ पे ले सकते हो 3000 या 4000 का ले लो, 3000 का ले लो।
और इसको चेक करो, 3000 भी अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप फिर से यहाँ पे आप चेंज कर लो किसी और चीज़ पे, ठीक है। 4000 पे करके देख लो कि 4000 पे कैसे आ रहा है। 4000 पे भी करीब करीब ठीक आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये ज़्यादा पॉइंट्स होने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। और इसको आप चाहो तो बोल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे स्केल, यहाँ पे टिक लेवल्स पे आप क्लिक कर लो, ठीक है। टिक लेवल पे यहाँ पे टिक लेवल्स जैसे ही ये खुला ना, यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप बोल्ड करना चाहो तो बोल्ड भी कर सकते हो। अब ये थोड़ा सा बोल्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली वाई एक्स एक्सिस के साथ भी टिक लेवल्स पे जाके आप इसको बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ का जो आप देख रहे हो कि जो ये जो मतलब लाइन का थिकनेस है, आप अगर थिकनेस को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे फिर से प्लॉट डिटेल्स पे जाके अगर यहाँ पे आप देखो तो विड्थ कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है, ठीक है। इसको आप चेंज करके 2 कर सकते हो, 2 या 3 जितना मन करे आप कर सकते हो। चेक कर सकते हो कि आपका ग्राफ कितना बेटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, ओवरऑल। अब आपको अगर जैसे ये वाला पोर्शन पे आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको 2 थीटा का वैल्यू लिखना है फॉर एग्जांपल, तो 2 थीटा कैसे लिखोगे आप? यहाँ पे थीटा लिखने का एक, यहाँ तक तो मुझे याद आ रहा है कि असाइन सिंबल मैप पे यहाँ पे आप डायरेक्ट जा सकते हो, ठीक है। सिंबल मैप पे यहाँ पे थीटा दे रखा है, इसको यहाँ पे आप इंसर्ट कर लो, ये हो गया क्लोज। तो 2 थीटा लिख दिया और इसका यूनिट क्या है? डिग्री है, ठीक है। सॉरी, ये ऐसे क्यों आ रहा है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? डिग्री और यहाँ पे 2 थीटा, सिंबल मैप पे थीटा, क्लोज, स्पेस दे दिया। अब इसको आप अगर चाहो कि थोड़ा बड़ा करने के लिए या इसको भी बोल्ड करना चाहो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे जाके आप सिंबल मैप, प्रॉपर्टीज़ में जाओ, ठीक है। इसको यहाँ पे आप बोल्ड का ऑप्शन है, ये बोल्ड हो गया। आप इसका साइज अगर थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो कि थोड़ा अच्छा लुक दिखे तो फॉर एग्जांपल 28 या 36 भी कर सकते हो, ओके। अब ये देखो ये 2 थीटा थोड़ा बड़ा दिख रहा है। सिमिलरली आप ये टिक लेबल्स भी चाहो तो, या फिर आप ये टिक लेबल्स को भी आप थोड़ा सा बड़ा मतलब आप दिखा सकते हो। जैसे ये पॉइंट है 18 से आप इसको कर दो 26 या 28 तक कर सकते हो। अब ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना सभी को। सिमिलरली यहाँ पे आप वाई एक्सिस पे जाओगे तो वाई एक्सिस पे हम लोग लिखते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं ए डॉट यू डॉट। इसका मतलब पता है क्या होता है? ए डॉट यू डॉट का मतलब, ए डॉट यू डॉट का मतलब है आर्बिट्री यूनिट। इंटेंसिटी का कोई ऐसा खास यूनिट नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग इसको आर्बिट्री यूनिट ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। जबकि 2 थीटा का एक यूनिट है वो डिग्री है, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे 2 थीटा का फॉन्ट साइज वगैरह हमने रखा था ना, उसी तरह से एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी का भी फॉन्ट साइज हम लोग सिमिलर तरीके से हम लोग उसको डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे गए, फिर इसको बोल्ड कर दिया और हमने यहाँ पे रखा था 36 ना, तो 36 हम लोग यहाँ पे भी इसको कर दिए। सिमिलरली इसके जो पॉइंट के साइज़ हैं उसको हम लोग चाहें तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। एक सेकेंड, टिक लेवल्स और पॉइंट आप 28 डाल दो तो ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है। ये आपको बाद में पता चलेगा कि आपको इतने बड़े की क्यों ज़रूरत है, ठीक है। इतना बड़ा मतलब कि होने का क्यों ज़रूरत है। रीज़न इज़ दैट कि भले आपको अभी दिखने में लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन जब आप एक्चुअल पेपर में आप इनकॉर्पोरेट करते हो ना, तो ग्राफ के साइज काफ़ी छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ पेपर। यानी A4 के साइज में ग्राफ का जो साइज है ना वो काफ़ी छोटा रहेगा। तो ग्राफ का एक्चुअल जो लेंथ है, जो विड्थ है, वो सारा चीज़ तो काफ़ी मतलब वो तो वैसे ही बढ़ेगा। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर आपने यूनिट काफ़ी छोटा लिख रखा है या फिर ये जो पॉइंट्स है ये काफ़ी छोटा लिख रखा है, तो जैसे ही आप ग्राफ का एक्चुअल साइज छोटा करोगे ना तो ये रीडेबल नहीं रहता है। तो इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, इनके फॉन्ट साइज़ को जनरली हम लोग बढ़ाते हैं।
ठीक है। अगर हम लोग चाहें इसको एक कंप्लीट बॉक्स में घेरने के लिए, यानी कि उसको क्लोज करने के लिए, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक्सिस के आप चाहो तो ये टिक लेवल्स के थ्रू टिक लेवल पे चले गए और यहाँ पे टाइटल एंड फॉर्मेट पे चले गए, ठीक है। टाइटल एंड फॉर्मेट पे जाने के बाद से यहाँ पे आपको सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा होगा, एक्सिस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। कौन से लाइन को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बॉटम को सिलेक्ट किया, बॉटम सेलेक्ट कर लिया। बॉटम मीन्स दिस वन, ये जो 2θ डिग्री जो दिख रहा है ना, 0 से लेकर 100 तक जा रहा है, ये वाला है, ठीक है। अब इसको ये आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देख सकते हो मेजर टिक्स एंड माइनर टिक्स, ठीक है। आप इसको मेजर टिक्स एंड माइनर टिक्स को भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे कि यहाँ पे मेजर टिक्स को आप आउट है तो आउट ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। हाँ, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से टिक्स रहने दो। आप थिकनेस जो है ना, जो लाइन का थिकनेस है, ये एक्स एक्सिस का जो लाइन का थिकनेस है, आप इसको बढ़ा सकते हो यहाँ से। मैं जनरली 4 पॉइंट पे रखता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा ज़्यादा मोटा दिखे। तो आप देख सकते हो 4 पे करते ही आप डिफरेंस आप फील कर सकते हो कि एक्स एक्सिस का जो लाइन थिकनेस है और वाई एक्सिस का जो लाइन थिकनेस है, उसमें कितना का मतलब वो वेरिएशन जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप इसके लिए भी कर सकते हो, एक्स एक्सिस के लिए भी कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट वाले को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। लेफ़्ट वाले पे जाके यहाँ पे टाइटल एंड फॉर्मेट पे गए और थिकनेस हमने 4 डाल दिया, तो अब ये भी चेंज हो गया। सिमिलरली अगर मुझे ऊपर भी चाहिए और ये राइट साइड में भी चाहिए, तो मैं इसी तरह से इस एक्सिस को क्लिक करके मैं यहाँ पे टिक लेवल्स पे चला गया और यहाँ पे टॉप पे क्लिक कर लिया। टॉप पे क्लिक करने के बाद ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे शो मेजर लेवल्स नहीं आ रहे हैं, सॉरी, हाँ एक सेकंड, हाँ, शो एक्सिस एंड टिक, हाँ ये सही है। तो अब यहाँ पे मैं, अब देखो ऊपर के तरफ तो हमें चाहिए नहीं ना, टिक तो चाहिए नहीं, तो इसको हम लोगों ने नन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे दोनों को नन कर दिया, मेजर एंड माइनर टिक्स को नन कर दिया। मेजर एंड माइनर टिक्स क्या होते हैं, ये जो बड़ा वाला लेंथ दिख रहा है ना, ये मेजर टिक्स है, ठीक है, और जो छोटा वाला जो दिख रहा है वो माइनर टिक है। तो हमें ऊपर में कोई टिक चाहिए ही नहीं, सिंपली हमें 4 पॉइंट थिकनेस का एक लाइन चाहिए और इसको ओके कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ी ये हुआ, ये इसको डिलीट करना था, आप इसको डायरेक्ट डिलीट भी कर सकते हो। सिमिलरली आप यहाँ पे टिक लेवल पे फिर से जाओ और आप राइट साइड को क्लिक करो, टाइटल एंड फॉर्मेट पे जाओ एंड क्लिक द शो एक्सिस एंड टिक। इसको आप जैसे ही करोगे तो आपका आ जाएगा, ये 4 पॉइंट पे आपने डाल दिया, ये नन आ गया। सभी को क्लियर है ना? हेलो सर, महरीन आ रही है, कह रही है अलाउ करने के लिए। ओके ओके, मैं उनको अलाउ करता हूँ, लेकिन अभी तो कहीं पे दिख नहीं रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, अभी एक बार आया तो आप बस मेरे को वो कर दें, बस एक पिंग कर देना, ठीक है। कि तो मैं क्या दिखा रहा था, ये वाला, हाँ, तो ये दिख रहा है ना सभी को। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने ग्राफ को मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सजा सकते हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी भी है कि आप क्यों मॉडिफाई कर रहे हो, क्यों आप थोड़ा उस चीज़ को चेंज कर रहे हो, इसका अपने इम्पोर्टेंस हैं, ठीक है। और इसको आप 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, ठीक है। तो करीब करीब आपका ग्राफ ये इसी तरह का दिखेगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर रख सकते हो, दाएं बाएं थोड़ा बहुत इसको आप अपने एरो से पकड़ के आप इसको थोड़ा बहुत मूव कर सकते हो। सिमिलरली आपको जैसे ये लग रहा होगा कि ये वाला रीजन तो खाली खाली जा रहा है, तो इसकी तो ज़रूरत है नहीं, तो आप यहाँ पे सीधे जाओ, स्केल पे क्लिक करो, स्केल से यहाँ पे आप फ्रॉम -10 है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आप कर दो 0 या फिर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है 5 से स्टार्ट हो रहा है तो 5 ही कर दो, 5 to 90 कर दो, ठीक है। 5 to 90 कर दिया, इसको ओके करो। तो अब आपका जो ग्राफ का जो स्केल है ना, ये 5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने ये थोड़ा इसको और मॉडिफाई कर दिया, और इसको भी थोड़ा सा, ये थोड़ा अटपटा सा दिख रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा चेंज कर दें हम लोग। -1000 है तो इसको -500 तक देखते हैं, और इंक्रीमेंट में 1500, हाँ
2500 करके देखते हैं। नहीं, ये पॉइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स तक जा रहे हैं। इसको थोड़ा और कम कर सकते हैं हम लोग, 3 ही करके देखते हैं। ये सही है, 5 पॉइंट्स तक जा रहा है तो ये चलेगा। ऐसा कोई रूल नहीं होता है, एवरीवन इज़ गेटिंग ना, ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि हमें कितने पॉइंट्स चाहिए। लेकिन आप खुद सोचो कि एक एक्सिस पे एकदम थोड़े थोड़े ही दूरी पे कई सारे पॉइंट्स होंगे तो वो काफ़ी मतलब बेकार सा दिखता है, मतलब वो चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारा करीब करीब ग्राफ ओके है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको आप चाहो तो यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके आप ये सैंपल का जो भी नंबर है, सैंपल नंबर जैसे 15 मिनट का था, ठीक है, यहाँ पे 15 और मिनट आप लिख दो, 15 मिनट्स RGO, सैंपल का नाम यही था। तो आप इसको, इस बॉक्स को चाहो तो इसको यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपका 15 मिनट RGO है। आप इसको चाहो तो इसको भी सिमिलर तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हो। चलो मैं ऐड कर लेता हूँ। आप इसको भी सिमिलर तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 15 मिनट्स RGO अब ये है, ठीक है। आप चाहो इसका बॉक्स रिमूव भी कर सकते हो, या फिर आप नहीं करना है तो नहीं करो। तो बॉक्स को अगर रिमूव करना है तो यहाँ पे सीधे प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, ब्लैक लाइन को यहाँ पे नन कर दो, ठीक है। और आप यहाँ पे इसको अगर बोल्ड करना चाहते हो तो बोल्ड भी कर दो, ठीक है। साइज़ अगर थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहते हो तो साइज़ भी बढ़ा सकते हो, ओके कर दो। साइज़ थोड़ा सा बढ़ गया और ये लाइन भी चला गया। RGO, जियो कंप्लीट, RO तो कैपिटल होना चाहिए ना इसमें। जी ओके, ठीक है। क्लियर है ना सभी को? हेलो, जी सर। क्लियर है ना? तो इस तरह से आप एक ग्राफ को प्लॉट कर लिए, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको, आप ट्राई करना, ठीक है। एक बार में तो मैं सारा चीज़ नहीं बता सकूंगा। इसी तरह से एक और होता है स्टैक प्लॉट। स्टैक प्लॉट में क्या होता है ना कि आप मल्टीपल ग्राफ्स को आप एक ही वो कॉलम में, मतलब एक ही बार में आप उसको प्लॉट कर सकते हो। स्टैक प्लॉट का मैं एक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैं अपने कुछ पेपर से देख के बताता हूँ कि स्टैक प्लॉट के कुछ हैं। स्टैक प्लॉट, ये पेपर इसलिए भी मैं दिखा रहा हूँ, ये अभी सबमिटेड नहीं है वैसे, ठीक है। स्टैक प्लॉट आपको किस तरह से दिखेगा? स्टैक प्लॉट इस तरह से दिखता है, दिखाई दे रहा है सभी को? देखो ये मेरा ZNS प्योर का सैंपल है, ठीक है। ये इसका एक ग्राफ है। अब इसके ठीक ऊपर में 1% निकल डोप, 3% निकल डोप, 5% निकल डोप एंड 7% निकल डोप, इस तरह से दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंटेंसिटी AU एंड 2 थीटा लगा दिया। और चूंकि मुझे जो है 20 डिग्री से पहले कोई पीक दिखा नहीं था, तो वो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं था, तो इसलिए मैंने 20 to 80 को ही स्कैन किया, उसी पोर्शन को ही मैंने फोकस किया, ठीक है। तो स्टैक प्लॉट इसी तरह से दिखता है। आप कोशिश कीजिएगा कि स्टैक प्लॉट ढूंढने के लिए खुद से भी ट्राई कीजिए। नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये पेपर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि आपको अपने XRD से क्या क्या चीज़ें ढूंढनी है वो आप देख लो। पहला चीज़ क्या है? पहला चीज़ आपको ये ढूंढना रहता है सीरर इक्वेशन से क्रिस्टलाइट साइज, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है D इज़ द क्रिस्टलाइट साइज विच इज़ इक्वल टू K लैम्डा डिवाइडेड बाई बीटा कॉस थीटा, जहाँ पे K का वैल्यू जो है यहाँ पे दे रखा है। D इज़ द एवरेज क्रिस्टलाइट साइज, लैम्डा रिप्रेजेंट्स एक्सरे सोर्स वेवलेंथ, जो कि आपको पता रहेगा 1.4060 एंगस्ट्रॉम। B इज़ द फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा, वैल्यू ऑब्टेन्ड ऑफ द गॉसियन पिक। ये जो गॉसियन पिक आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से ऊपर जाके फिर ये नीचे जा रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग गॉसियन पिक, ठीक है। अगर नहीं पता है तो अभी समझ जाओ, इसी शेप को कहते हैं गॉसियन, ठीक है।
तो जो गॉसियन पीक में हमें फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा जो मिलता है ना, उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। देखो मेरे केस में क्या था, जब मैं अपने एक्सआरडी के सैंपल्स देता था तो मुझे एक्सआरडी इंस्ट्रूमेंट से ही फुल विड्थ एंड हाफ मैक्सिमा के वैल्यूज़ डायरेक्टली पता चल जाते थे, पीक वैल्यूज़। लेकिन शायद चंदन ने जो भी करवा रखा है जहाँ से भी, मतलब हमारे सेंटर से, तो वहाँ पे पीक वैल्यूज़ हमें खुद से पता करने पड़ते हैं, मतलब कि पीक वैल्यू आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो उसका एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे पीक वैल्यू निकालना है। सिंपली आप यहाँ पे ये क्रॉस वायर दिखाई दे रहा है सभी को, स्क्रीन रीडर, ठीक है, इसको क्लिक किया, अब ये ऐसे प्लस के साइन में जा रहा है, ठीक है। अब इसको ये क्रॉस हेयर को आप जहाँ पे भी क्लिक करोगे ना, उसके ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वैल्यूज़ बताते हैं, ठीक है। सबको क्लियर है? हेलो, सभी को क्लियर है? जी। तो आप देख लो कि ये जो गॉसियन पीक है ना, जो गॉसियन पीक सबसे टॉप पे कहाँ पे जा रहा है, यहीं पे जा रहा है ना। आप इसको क्लिक कर लो, क्लिक किया और ये वैल्यू को नोट करो, कितना है, 12,899 या 12,900 अप्रॉक्सीमेट मान लो। अब ये क्या है, सबसे टॉप पोजीशन पे है, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू है। अब इसका 50% ले लो, 12,899 या 12,900 का 50% कितना होगा, इसका आधा कितना होगा? अरे भाई मैथ्स सभी को आता है ना? 650। कितना आएगा? मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये 6,450 आएगा, ठीक है। मुझे सुनाई नहीं दिया, ठीक है। तो 6,450, आप देखो कि 6,000 इधर है ना, ये रीजन में दिखाई दे रहा है 6,000, और 6,450, और ये रीजन है 8,000, ठीक है। सॉरी 8,000 नहीं, 7,500 है। तो 6,450 इसी के आसपास दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके देखो, ठीक है। ये क्रॉस वायर जैसे आपने डाला यहाँ पे, तो ये कितना दिखाई दे रहा है, 6,781 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा और नीचे करो, नीचे हमें कितना चाहिए, 6,450 चाहिए, ठीक है। और ये मैं नीचे कैसे कर रहा हूँ, ये आपके जो लैपटॉप में जो नेविगेशन वाला जो की होता है ना, अप डाउन लेफ्ट राइट वाला, उसी से कर रहा हूँ। ये नीचे में जैसे ही दबाऊंगा ना, ये आ जाएगा, ठीक है। 6,565 आ गया, इसके नीचे 6,511, 6,450 एग्जैक्ट नहीं आएगा यहाँ पे, आप देखना, देखो 403 आ गया, 457 आ गया। तो अब हमें क्या लेना है, जो सबसे करीब है उसी को लेना है, ठीक है। सभी को क्लियर है ना? हेलो, जी सर। जो सबसे करीब है ना, तो करीब कौन सा है, 6,457 करीब है या फिर 6,403 करीब है? इट इज़ ऑब्वियस 6,057 करीब है। तो 6,057 वाला आपने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको नेविगेट करके भी देख लो कि ये इस लाइन पे एग्जैक्टली आ भी रहा है या फिर नहीं, ठीक है। ये 6,457 आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लेफ्ट के तरफ करके देखो, ये थोड़ा सा साइड हो गया, तो थोड़ा सा और इसको इसी लाइन के करीब लेके आया करो, ठीक है। ये करीब करीब उस लाइन के आसपास में ही है, ठीक है। थोड़ा सा और भी इधर कर दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या नोट करना है, एक्स एक्सिस के वैल्यूज़ को नोट करना है। ये वैल्यू कितना है, 25.24, थोड़ा सा और लेफ्ट किया तो 24.99 आ रहा है, ठीक है। तो ये करीब करीब वैल्यू 25 डिग्री के आसपास ही आएगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो। मेरे समझ से जो है आपको जो लेना चाहिए, आप इसको कंप्लीट स्मूथनिंग करिएगा तो ये आपका 25 के करीब ही आएगा, ठीक है। दिस इज़ जस्ट एन अप्रॉक्सीमेशन। तो आप जो वैल्यू नोट करोगे, वो पहला वैल्यू नोट करो 25 या 24.995, ठीक है, ये नोट करो। अब इसी 6,457 में आपके राइट साइड में कौन सा 2 थीटा का वैल्यू आ रहा है, वो उसको देखो, ठीक है। करीब करीब ये कितना आ रहा है, 27, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू कितना हुआ पता है? हेलो, कोई बोल भी नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, सब सो तो नहीं गए ना, मतलब
देखो यही कारण है कि मैं बोलता हूँ कि आप अपना कैमरा ऑन किया करो, ठीक है, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोलते जा रहा हूँ और सामने वाला कहीं सो तो नहीं गया है, तो ये बड़ा मतलब कि अजीब लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपका जो सबसे हाईएस्ट था मैग्नीट्यूड कितना था इंटेंसिटी का, 12,000, वो 900 के करीब था, ठीक है। उसका 50% लिया आपने, 6,450 लिया। 6,450 जब आपने लिया तो आप उसके ठीक राइट साइड और लेफ्ट साइड का जो वैल्यूज़ है उसको नोट कर लो। राइट साइड में आपको 27.01 दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में आपको 25 दिख रहा है, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा का जो वैल्यू है वही 2 है, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा। यानी कि विड्थ आप कितना ले रहे हो, दाएं बाएं दोनों का विड्थ ले रहे हो, पूरा विड्थ पकड़ रहे हो, और हाफ द मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू का 50% पे आप उस विड्थ को कंसिडर कर रहे हो। तो ये वैल्यू कितना आया, अरे बोलो भाई कितना आया, 27.01 माइनस 24.99। अब ये जितना आया ये 2 के अप्रोक्सीमेटली आएगा, ठीक है। तो आपका बीटा का वैल्यू जो है वो 2 के करीब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना बीटा, ये वैल्यू वही फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम उसी तरह से निकालना है। सिमिलरली कॉस थीटा आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे कॉस थीटा का भी निकालने का तरीका दे रखा है, सॉरी, कॉस थीटा का भी तरीका यही है कि आप इसके मैक्सिमम पॉइंट पे आप देखो कि ये कितना जा रहा है, ठीक है। ये पीक आपका 26.29 के करीब जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये आप देखोगे कि ये बीच बीच में है नहीं, तो ये 26.04 के आसपास जा रहा है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, पीक पॉइंट हो गया, ठीक है। तो पीक का वैल्यू कितना है, 2 थीटा कितने पे मिल रहा है, 26.04 पे मिल रहा है, ठीक है। और 26.04 इज 2 थीटा, सो कॉस थीटा कैसे निकलेगा, 26.045 को आप डिवाइड कर दो, इस पूरे वैल्यू को डिवाइड कर दो 2 से, और कॉस लगा दो, और साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो कि कितना वैल्यू आएगा। सो उस तरह से आपने कॉस थीटा का भी वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है। तो क्लियर है ना ये कैसे निकल रहा है। के का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, के इज़ द शेप फैक्टर जनरली टेकन एज 0.9 फॉर द स्फेरिकल पार्टिकल। ये मान के चल रहे हैं कि हमारा पार्टिकल स्फेरिकल है, इस केस में 0.9 लेते हैं, लेकिन अब चूंकि हम लोग ग्राफीन और बाकी चीज़ों से डील कर रहे हैं तो यहाँ पे शेप फैक्टर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है। तो एक बार मैं चंदन को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा सा बता दे, अगर शेप फैक्टर क्या है, 0.9 ही ले रखा है तो वो भी चलेगा, और इनकेस अगर 0.9 नहीं ले रखा है तो थोड़ा बहुत कुछ इसी से आगे पीछे वाला कोई वैल्यू ले रखा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग स्फेरिकल मान के चल रहे हैं अपने पार्टिकल्स को तो वो 0.9 ही लेते हैं शेप फैक्टर। सो ये हो गया, ठीक है। तो इससे आप क्रिस्टलाइट साइज निकाल दिए। इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालने का ये फॉर्मूला है ब्रैग्स लॉ, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, एन इज द ऑर्डर, लैम्डा इज द वेवलेंथ, थीटा इज द, थीटा वही है जो आपने कॉस थीटा जिस तरह से निकाला था उसी तरह से साइन थीटा आप निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी का जो वैल्यू है ना, डी ही आपका वो है, क्या कहते हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। अब जैसे ही डी निकालते हैं तो आप ए का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ए इज़ द लैटिस कांस्टेंट, लैटिस कांस्टेंट आप चूंकि मेरा क्यूबिक है स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ए बी सी का वैल्यू सबका सेम ही होता है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना ये लैटिस कांस्टेंट वगैरह क्या होता है, पढ़ा तो है ना थोड़ा बहुत। जी सर। तो ये मतलब क्यूबिक का ये सिंपल तरीका होता है। इसको आप लोग को मैं एक किताब दे दूंगा, एक इसका नाम है पूरी बब्बर, ठीक है। पूरी बब्बर का सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आप देखना, ये सारी चीज़ें करीब करीब फर्स्ट चैप्टर में दे रखी हैं, ठीक है, इसको आप देख लेना। तो यहाँ से जो डी का वैल्यू निकलेगा उसको पुट करो एच के एल वैल्यू। अच्छा एच के एल यहाँ पे पता है क्या है, एच के एल इज़ द प्लेन, प्लेन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका भी मैं तरीका बता दूंगा, ठीक है। एच के एल वैल्यू वो प्लेन होते हैं, ठीक है, प्लेन का आप जैसे ही डालोगे तो चूंकि इस केस में हम लोग को मिलेगा 002 प्लेन, ठीक है। ये जो पहला प्लेन है ना ये 002 प्लेन आता है, जो कि 26.5 या 23-24 के आसपास या 26 के आसपास ही दिख रहा होगा, 26.29 या फिर 26। तो ये जो है 002 प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपको कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम वाले में आपको प्लेन का भी कैलकुलेशन कैसे करना है आप वो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल नॉर्मल चीज़ के लिए आप समझो कि ये 002 प्लेन है। कैसे पता चल रहा है, क्यों पता चल रहा है, वो आपको मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा उसको क्लियरली और बताने के लिए, ठीक है।
तो ये हो गया। और उसके बाद से फिर आपका एक और दो तीन और पैरामीटर्स हैं, लाइक माइक्रो स्ट्रेन का भी आपका फॉर्मूला दे रखा है, ईटा इज इक्वल टू बीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4। सिमिलरली डिसलोकेशन डेंसिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, डेल्टा इज इक्वल टू 1/d²। और ये जो d है, कैपिटल D, ये और कोई नहीं है, ये वहीं सीरर इक्वेशन से निकला हुआ एवरेज क्रिस्टलाइट साइज है, ठीक है। स्टैकिंग फॉल्ट निकालने का ये फॉर्मूला है 2π² डिवाइडेड बाई 45 अंडर में रूट अंडर 3 tan थीटा और होल मल्टीप्लाइड बाई बीटा। तो बीटा यहाँ पे फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा है। tan थीटा आप कैसे निकालोगे, जैसे cos थीटा sin थीटा निकाला उसी तरह से tan थीटा निकलेगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे डिड्यूस हुआ है, इसका तो मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, कैसे डिड्यूस हुआ है। लेकिन आपके ये पुराने, ये ऊपर के पहले 3 फार्मूला जो है ना, इसका डिडक्शन आपको जनरली कोई भी किताब में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये ब्रैग्स लॉ तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और आपका ये लैटिस कांस्टेंट का भी फॉर्मूला मिल जाता है। लेकिन आप इतना अभी हाल फिलहाल दिमाग में यही रखो कि ये बस एक फॉर्मूला है और आपको इसको कैलकुलेट करना है। कहाँ से आ रहा है, कैसे इसका डिडक्शन है, क्या मैकेनिज्म है, इसको आप समय जब आपका मिलेगा तो आप एक्स्ट्रा पढ़ना, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली जैसे ही हमारे सारे एक एक सैंपल के जो भी रिजल्ट्स आए तो उसको मैंने टैबुलर फॉर्म में डाल दिया, एवरेज क्रिस्टलाइट साइज, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, लैटिस कांस्टेंट। अब देखो लैटिस कांस्टेंट जो निकल गया तो मैंने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी निकाल लिया। सिंपली क्या किया, ए का क्यूब कर दिया। रीज़न इज़ दैट कि चूंकि स्ट्रक्चर क्यूबिक है तो अगर एक साइड अगर मुझे पता चल गया कि इसका लेंथ इतना है तो उसको क्यूब कर दूंगा तो उसका पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम पता चल जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम पता चल जाएगा। सिमिलरली माइक्रोस्ट्रेन का ये वैल्यूज़ हैं, डिसलोकेशन डेंसिटी है एंड देन स्टैकिंग फॉल्ट है। अभी हम लोग अपने उसके लिए क्या कहते हैं, रिव्यू पेपर के लिए, कॉन्फ्रेंस पेपर के लिए हम लोग ये 4 पॉइंट भी अगर निकाल लेना, एवरेज क्रिस्टलाइट साइज, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, लैटिस कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और एक प्लेन भी आप निकाल लो तो भी मोर देन सफिशिएंट है। उसमें बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रिमेनिंग 3 आप नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यही है आपका बेसिकली स्ट्रक्चरल में जो XRD के जो भी कैलकुलेशंस होते हैं। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हेलो, नहीं सर, अभी तक में तो कोई डाउट नहीं है। आप लोगों ने सभी ने नोट किया क्या? हेलो, आप सभी ने नोट किया क्या? हाँ हाँ, बहुत सारा चीज नोट किया है। ओके, हेलो। हाँ कहो मेरन। जी आपने डिवाइस रूल एक्सप्लेन कर दिया था। डिबाई शेरर इक्वेशन है, डिबाई शेरर इक्वेशन हाँ। एक्सप्लेन इसमें मैंने कुछ खास किया नहीं है, बस मैंने ये बताया है कि ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। D इज इक्वल टू के लैम्डा डिवाइडेड बाई बीटा कॉस थीटा। के इज़ द शेप फैक्टर, ठीक है। लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एक्सरे, बीटा इज़ द फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा एंड कॉस थीटा जो आप डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। थीटा 2 थीटा पता है तो थीटा को डिवाइड कर दो 2 से, तो वो आपका थीटा निकल गया। और उसमें कॉस लगा दोगे तो कॉस थीटा आप जैसे ही डालोगे साइंटिफिक कैलकुलेटर वैसे ही बता देगा। तो इट इज़ सिंपल, मतलब आप इसको ट्राई कर सकते हो खुद से भी, अगर रॉ डेटा भी है तो आप खुद से भी ट्राई करके देख लो। ओके। और किसी का कोई कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट? देखो इसमें प्लेन लेन और पीक में वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करना है ना, ये मैं आप लोग को फिर नेक्स्ट मीटिंग में भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेल एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इन अ सिंगल। हाँ, मल्टी स्टैक भी चंदन कह रहे हैं, तो मल्टी स्टैक भी मैं नेक्स्ट वाले में बता दूंगा, ठीक है, कि मल्टी स्टैक कैसे बताते हैं। वैसे मैंने इनको दिखा रखा है चंदन कि मल्टी स्टैक कैसे दिखाई देता है, कैसे होता है, लेकिन उसमें सिंपल फंक्शन है, बस उसको समझना है। आप खुद से भी अपना ओरिजिन को आप थोड़ा बहुत यूज़ करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो बता सकते हैं आप लोग, और कोई डाउट कुछ है तो? कोई ऐसा चीज़? अरशद भाई? हेलो? और नहीं सब लगभग क्लियर है। आपने सब, थोड़ा आप लोगों ने बीच में नोट skip कर कर- लिया है ना?
नुसरत हाँ नोट किया। नुसरत आपने नोट किया क्या सारे पॉइंट्स जो भी स्टेप्स जो भी थे? जी हाँ, नोट किया है। आपको यूज़ करना है इसी को एमेक्जिन और बाकी सीडीएस वाले एक्सआरडी एनालिसिस के लिए, ठीक है? तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। और मेरन आपको समझ में आ गया ना कि वैसे आपको तो आपने तो लेट से ज्वाइन कर रखा था तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये क्वेश्चन भूमिका से पूछता हूँ। हेलो, हाँ आ गया समझ में अभी कुछ ना। और बाकी एक बार ये जो डेटा आपने यूज किया था और आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन करीब करीब मुझे यही समझ में आ रहा है कि डेटा आपको चाहिए, है ना? डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप पहले खुद से भी मतलब कि इस चीज़ को क्लेरिफाई कर लो, ठीक है? और डेटा पॉइंट्स में ऐसे भी आपको कुछ अदर डेटा भी दे सकता हूँ, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें ग्राफीन का ही चाहिए। आप कोई भी ऐसा है, मेरे पास रैंडम बहुत सारे डेटा है, आपको अगर प्रैक्टिस करना है आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? तो प्रैक्टिस के लिए भी, चूँकि देखो 4 ही पॉइंट्स 4 ही डेटा है हमारे पास और यहाँ पे सीखने वाले 8-10 लोग हैं, तो अब एक ही चीज़ को या तो सब कोई सीख लो या फिर अलग अलग चीज़ सब कोई अलग अलग चीज़ सीख लो, अलग अलग डेटा लेके उसको प्रैक्टिस कर लो, तो ये भी हो सकता है, ठीक है? तो जैसे भी होगा मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है, कि क्या क्या करना है। तो फुल विड्थ एंड हाफ मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट पता चल गया ना कि कैसे होता है। देखो मेरे केस में क्या होता था, मैं अपने कुछ डेटा दिखाता हूँ, ठीक है, जिसमें मतलब कि मैं कैसे किया करता था। मेरे साथ क्या होता था कि जितने भी रॉ डेटा होते थे ना, मैं यहाँ पे देखता हूँ रॉ डेटा, देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा FTIR, PL, SEM, UV विजिबल, XRD जैसे मैं खोलूँगा ना तो यहाँ पे देखो प्योर ZNS का एक जैसे कि पीक पोजीशन डेटा है, ठीक है? तो इसको जैसे मैंने खोला तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पे 10 डिग्री से लेके 80 डिग्री या 90 डिग्री तक का 2 थीटा दिख रहा है और इंटेंसिटी दिख रहा है। लेकिन उसके अलावा मेरे पास जहाँ पे भी हम लोग अपना सैंपल भेजते थे ना, पता नहीं इसमें दे रखा है कि नहीं, पीक वैल्यूज़ कहीं पे दे रखा है। हाँ, जैसे डोप वाले का तो पीक वैल्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ZNS NI 1%, सॉरी ये कैलकुलेशंस हैं पीक, जैसे हाँ ये आप देख लो, ये 3% का ही पीक देख लो। तो पीक वैल्यूज़ मुझे जो है ना वहाँ जहाँ पे भी मैं भेजता था अपने सैंपल, पीक वैल्यूज़ मुझे मिल जाते थे, ठीक है? ये सीरियल नंबर है 2 थीटा कि कौन कौन से 2 थीटा पे पीक्स दिखाई दे रहे हैं। ESD इसका मतलब मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका कुछ होता होगा। D इज़ द एंगल इन द सेंस, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, D इज़ द एंगल, अच्छा नहीं, एंगल का कुछ अलग मतलब है यहाँ पे। जो हमारे मतलब का जो चीज़ है ना वो ये 2 थीटा, और यहाँ पे डायरेक्ट H वाले कॉलम पे हम लोग देखते हैं फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा। तो जो मैं वहाँ पे आपका कर रहा था ना कि पूरा फुल विड्थ ले रहा था, फिर दाएं बाएं से जितना भी उसके 50% मैग्नीट्यूड पे जितना भी जो भी पोजीशंस हो रहा था उनका डिफरेंस ले रहा था। तो ये सारे कैलकुलेशंस है ना जो भी, वो वहाँ से मुझे ये बाकायदा मशीन ही खुद करके ये दे देती थी, ठीक है? तो उसको बस पीक वैल्यूज़ को सेव करना रहता था, तो वो सेव कर दिया तो वो मुझे पता चल गया। बाकी और भी कई सारे अलग अलग तरह के चीज़ें और भी ये कैलकुलेट करती है जिसकी मुझे आज तक इन जनरल ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मुझे बस पीक वैल्यूज से मतलब रहता था, ठीक है? इसके अलावा मैं एक और मतलब कि ये बनाता था कैलकुलेशन का, एक बनाता था ये कैलकुलेशन के लिए मैं बनाता था ये टेबल, मतलब एक्सेल शीट, ठीक है? कैलकुलेशन वाले उसमें क्या करता था मैं, ये आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे पहले मैंने डाला 2 थीटा, ठीक है? पहला कॉलम 2 थीटा से मैं क्या करूँगा, उसको 50% मतलब उसे 2 से डिवाइड करूँगा तो थीटा निकल जाएगा। और फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा मुझे जो या तो कैलकुलेट करना है तो वहाँ से कैलकुलेट कर लो, या फिर अगर आपको ऑलरेडी रेडीमेड मिल रहा है कहीं से तो आप वो डाल लो। तो मुझे तो मिलता था तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट उसको पेस्ट कर देता था, ठीक है? तो अब 2 थीटा पता है, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा पता है, ठीक है? अब ये थीटा में निकाल लेता था, थीटा निकालने के बाद से साइन थीटा निकल जाता था, फिर साइन स्क्वायर थीटा निकालता था, फिर ये साइन स्क्वायर थीटा के बाद से ये सारे वैल्यूज़ हैं, ये टेबल मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा बाद में, ठीक है? धीरे धीरे जब आप लोग करने लगोगे, इसी से पता चलता था। देखो ये 4 पॉइंट पे जाने के बाद से ये HCl का वैल्यू निकल जाता था, कौन कौन सा प्लेन है, 111 प्लेन है, 220, 230, 410, 430, 432 प्लेन, ये अलग अलग प्लेन ये कैलकुलेट हो जाते थे ये इसी से, ठीक है?
कि ये 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा मिनिमम, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा मिनिमम, उसी तरह से 3 करके। और जब ये सारे वैल्यूज़ आ जाते थे ना तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का ये हम लोग एक इंटीग्रल वैल्यू को टच करते थे। वो करने के बाद से फिर यहाँ पे लास्ट में मैं क्या निकालता था, प्लेन निकल गया तो मैं कॉस थीटा भी निकाल लिया। कॉस थीटा निकालने के बाद से सीधे क्रिस्टलाइट साइज पे गया, तो क्रिस्टलाइट साइज पे आप देख लो यहाँ पे एक्सेल सीट किसी को आता है ना चलाने अच्छे से, आप लोगों में से एनीवन? हेलो? बहुत अच्छे तो नहीं पर आता है। नहीं वो देखो मुझे भी पता है, वो मुझे लगता था कि एक्सेल सीट काफ़ी मतलब एमएस वर्ड और वो ही मतलब ज़्यादातर हम लोगों ने यूज़ कर रखा है, लेकिन बहुत से लोग को ये नहीं पता है कि एक्सेल सीट का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये कई सारे कैलकुलेशंस ऐसे एकदम चुटकियों में करता है, ठीक है। तो इसका मुझे पता चला आज से मतलब कि करीब 2 साल 2.5 साल पहले पता चला जब मैं करने लगा। देखो यहाँ पे जैसे ये क्लिक कर रहा हूँ ना, ये आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा 0.9 इंटू लैम्डा का वैल्यू मैंने यहाँ पे डाला और C2 इज़ द कॉलम, कौन से कॉलम से वहाँ से C2 का वैल्यू निकाला, K2 का वैल्यू निकाला और ये डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया क्रिस्टलाइट साइज, ठीक है। एक किया और उसको ऐसे ड्रैग करके नीचे लाऊंगा, सभी का सभी कैलकुलेट कर लेगा। तो ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा, मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले मैं मैनुअली करता था बट लेटर ऑन आई रियलाइज दैट कि मैनुअली करने में बहुत टाइम लग रहा है, उससे बेहतर है कि आप देखो, आप जब चीज़ों को सीखना शुरू करते हो ना तो आपको धीरे धीरे आप खुद ही आप समझ जाते हो। उसी तरह से इंटरप्लेनर स्पेसिंग्स का भी यहाँ पे आपने फार्मूला डाला, पॉइंट मतलब ये फार्मूला एग्जैक्टली उस तरह से दिखेगा नहीं। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि 2 इंटू D2 जो दे रखा है तो वो D2 क्या है, D2 यहाँ पे आपका D और ये 2 है, तो यानी कि ये साइन थीटा का वैल्यू पुट कर रहा है, ठीक है बेसिकली। उसी तरह से लैटिस कांस्टेंट आप जब निकालोगे तो कैसे m2 इंटू 1.732, अब ये क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बेसिकली 111 प्लेन को ये रिप्रेजेंट कर रहा था। अब अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो अंडर रूट 3 का वैल्यू 1.732 होता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये ले रखा है। तो आप धीरे धीरे करो, पहले एक आध बार मैनुअली करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे गया तो n2 इंटू n2 इंटू n2, यानी कि ये इसका क्यूब लेना था मुझे, ठीक है। सिमिलरली यूवी का भी और भी चीज़ें होती हैं, यूवी पार्टिकल, यूवी विजिबल से भी पार्टिकल साइज निकलता है, और भी अलग अलग ये मॉसेस, वैंडेम, रविंद्रा एंड अनानी, ये आपके बेसिकली ये चारों के चारों ये फॉर्मूला मैं यूज़ किया था उसके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, ठीक है। हालांकि फिर बाद में मैं रियलाइज़ किया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सो मैंने उस पोर्शंस को फिर मैंने इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया। सो क्लियर है ना सभी को? जी ओके जी सर, क्लियर। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे मिल जाएंगी, ठीक है। पहले आप लोग प्रैक्टिस करो एकदम नॉर्मल से, उसके बाद से फिर आपको ईच एंड एवरी चीज़ें मतलब कि मैं शेयर करते जाऊंगा, ठीक है। कुछ डेटा वेटा चाहिए तो आप लोग मेरे को पर्सनली मैसेज करो, मैं आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब यही डेटा मैं शेयर करूँगा, मैं आपको कभी CDS का भी डेटा दे सकता हूँ, या कोई भी आपको फॉर प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी ले लो, ठीक है। कोई XYZ कोई भी ऑलरेडी कोई पुराना भी डेटा है तो उस पर भी प्रैक्टिस करना है तो कर दो, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेन आपको ये करना है कि सीखना है, ठीक है, आना चाहिए। प्रैक्टिस आप वो उसी पे करते रहो। जब आपको आप अपना काम करोगे ना, ओरिजिनल वर्क करोगे, जब आप अपने खुद के सैंपल के जब एनालिसिस करोगे, तो जब प्रैक्टिस रहेगा, आपको तरीका पता रहेगा ना, तब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे गांव में क्या होता था ना पहले के टाइम में, कि सभी के घर पे मोटर बाइक और ये कार वार तो होता नहीं था, कार तो कोई बड़ी चीज़ हो गई। गांव में ज़्यादातर मोटर बाइक का ज़्यादा कॉन्सेप्ट रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, या मेरे भैया लोग क्या करते थे कि मतलब किसी दूसरे के मोटर बाइक लेके बोरो करके और तेल वेल मतलब पेट्रोल डाल के और फिर वो उसी पे सीखते थे। लेकिन सीखना ज़रूरी होता था ताकि वो उनको जब भी ज़रूरत पड़े तो वो उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब खरीद लिया तो अपना तो चलाएंगे ही चलाएंगे, लेकिन हाँ अपना नहीं है तो अब दूसरे का ही चीज़ लेके आप बोरो करके उस चीज़ पे सीख रहे हो। खैर ये अलग बात है, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट में बता दिया, ठीक है, लेकिन करीब करीब चीज़ वही है। तो मैं यहाँ पे आपको अपना मतलब कि कोई भी एक डेटा शेयर करने के लिए तैयार हूँ, आप उस पर प्रैक्टिस कर लो। कल को जब आप अपने खुद के सैंपल करोगे, इवन आप अगर जामिया से कर रहे हो तो जामिया में करोगे, कहीं बाहर आप कर रहे हो IITs में या कहीं दूसरे जगह पे ISER CSIR में,
वहाँ पे जब आपको एनालिसिस करने का मौका मिलेगा आपके खुद के रियल अपने सैंपल का, तब वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ये सारे चीज़ आपको पता रहेंगे तो आप चुटकियों में कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। सो आई थिंक क्लियर है ना, तो मैं इसको शेयरिंग ऑफ करता हूँ, तो ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहता हो तो कह सकता है। हेलो, नहीं सर, थैंक यू। ओके, तो ख़त्म करें ना? और कोई कुछ बोलना चाह रहा है तो बोल सकता है, या फिर हम लोग, इट्स ऑलरेडी 6:38, तो 1 घंटा हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चंदन, हेलो, जी 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 बिल्कुल। तो ख़त्म करें ना हम लोग? अभी तो इनको थोड़ा सा, ठीक है, इनको थोड़ा सा रिव्यू दे दिया ना मैं, बस ठीक है। अभी देख, अभी आगे इन्हें करने दीजिए एक बार। अभी वो जो मैंने ओरिजिन दिया है वो 7 डेज के लिए कुछ नहीं है, आप लोग करिए, क्योंकि मैंने उसमें पूरा अपना सी निकाला है, तो वो कुछ नहीं होता। एक बार आप यूज करिए उसे और फिर एग्जिट कर जाइए, फिर 7 वो ऐसे ही शो करता रहेगा, बट आपका वर्क होता रहेगा उस पर, ठीक है। ओके, तो डोंट टेक ये 7 डेज के लिए एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ओके, बता दो हमजिला, आप सुन रहे हैं ना? जी जी सुन रहा हूँ सर। जी ठीक है, तो बस यही था। चलिए ठीक ओके है, सर। तो इसको ख़त्म करते हैं सेशन, ठीक है। जी सर। चलिए, अल्लाह सबको हाफिज। अल्लाह हाफिज़। सबको समझ में आया ना? नहीं समझ में आया तब भी आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम, अभी तो मैं नहीं बता पाऊँगा, सो इट इज़ ऑलरेडी 1 आवर। चलिए ठीक हाँ, है, थोड़ा हम कॉम करेंगे ना तो उसमें और पता चलेगा कि ठीक क्या ठीक आया क्या नहीं आया। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। चलिए ठीक, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।